स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र सिंह। कैसे हैं आप सब? मस्त हो, खुश हो? चलिए, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी तैयारी भी बिल्कुल दिल से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर जो 29 नवंबर 2021 को पूछा गया था, पहली शिफ्ट हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, उसको हम डिटेल में समझेंगे। प्रत्येक पहलू के ऊपर भी चर्चा करेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आप उसको खोल लीजिए, साथ रख लीजिए, ताकि आपको भी पता चले क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते समय आपने कौन कौन सी गलती की हैं, कहाँ से आपका क्वेश्चन रह गया था। कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिनको हम डिटेल में समझेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस के जो रिपीट होने के चांस होते हैं वो कौन कौन से सेक्शन से ज़्यादा होते हैं। अगर हम दोबारा से तैयारी कर रहे हैं तो फिर उसको कैसे हम आगे आने वाले समय में अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन पेपर शेयर कर देंगे, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करिए और बिल्कुल फ्री है, उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर लीजिए, साथ में एक बेल नोटिफिकेशन होता है उसको दबा लीजिए। आपने यदि कर लिया है तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, उसके लिए आपका शुक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी उससे फ़ायदा होगा। आपको यदि लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, फिर से घूम फिर लीजिए, वापस आइए, फिर से पढ़िए। इस बार यदि आपने यूजीसी नेट जेआरएफ लेना है तो क्वेश्चन पेपर को ध्यान से समझना जरूरी है। चलो फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। इनमें से किस ग्रंथ में सभा और समिति का उल्लेख एक वैदिक देवता की 2 पुत्रियों के रूप में किया गया है? क्वेश्चन आसान था ये। वैदिक देवता की 2 पुत्रियों के रूप में किया गया है, वो है ऑप्शन सी अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। 20 कांड हैं इसमें, 630 सूक्त हैं और इसका एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ। ठीक है, चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इसकी रचना 1500 BC में की गई थी। काफ़ी प्राचीन वेद है। कुल इसके 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,552 इसमें मंत्र हैं। दूसरे और 7वें मंडल की ऋचाएँ सबसे प्राचीन हैं। पहला और 10वां मंडल इसको अंत में जोड़ा गया था, उसको लेटेस्ट मंडल भी कहा जाता है। और इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में एक लफ्ज़ यूज़ होता है, उसका नाम है शूद्र। ठीक है, याद रखना। और इसकी 21 शाखाएं हैं, उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जो बार बार यूज़ होती हैं। वो ये हैं, एक है शाकल, वाशिकल, अश्वलायन, शंखियान और मांडुक्य। और इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है ऐतरेय और दूसरा है कौशितकी। और कौशितकी ब्राह्मण को शंखियान ब्राह्मण भी कहा जाता है। तो इससे इम्पॉर्टेंट इतना याद रखिए। और आगे यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ करना। यज्ञ से संबंधित जितने भी मंत्र वगैरह का उच्चारण होता है इसी से संबंधित होता है। और 2000 के आसपास ऋचाएँ हैं इसकी। और इसके टोटल 40 अध्याय हैं, 40 इसके चैप्टर्स हैं, ये भी आप याद रखिएगा। वृद्धनायक उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है और याज्ञवल्क्य ने इसकी रचना की थी। याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद आपको वृद्धनायक उपनिषद में ही मिलेगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी अपने प्रांत में जल व्यवस्था के लिए जाने जाते थे? सूर्य, पुष्यगुप्त, दुःशासन और सुविशाख। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और बार बार हो सकते हैं। इन प्रश्नों को करने के लिए आपको थोड़ा सा इन डेप्थ जाना ही होगा। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये चारों के चारों जो थे ये सौराष्ट्र से संबंधित हैं और उपरोक्त सभी जो है जल व्यवस्था के साथ संबंध रखते थे। जो रुद्रादामन का जूनागढ़ अभिलेख है 150 AD के आसपास लिखा गया था। उसमें पता चलता है कि स्वर्ण रेखा जो नदी निकलती है उसके ऊपर एक बांध बनाया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में सौराष्ट्र प्रांत का एक शासक था जिसका नाम था पुष्यगुप्त। उसने उसके ऊपर झील का निर्माण करवाया था, सुदर्शन झील का। और बाद में तुषास्प ने, जो तुषास्प था ये अशोक का राजपाल हुआ करता था, इसने वहाँ पर एक नहर निकाली थी। उसके काफ़ी देर पश्चात जब अशोक का समय काल आता है और उस समय बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ओलावृष्टि के कारण वहाँ का बांध टूट जाता है। उसकी जो मरम्मत है वो कराते हैं सुविशाख। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित ईरानी चित्रकारों में से पिता पुत्र का कौन सा जोड़ा हुमायूं के दरबार में था? मीर मुसावियर सैयद अली, दस्त मोहम्मद सैयद अली, अब्दुल समद और सैयद अली, और मीर मुसावियर और अब्दुल समद। कौन सा जोड़ा था पिता पुत्र का जो हुमायूं के दरबार में था? ये था ऑप्शन 1, मीर मुसावियर और सैयद अली। ये दोनों रिश्ते में बाप बेटा थे। ठीक है, जब हुमायूं भारत में दोबारा लौटता है
ठीक है। उस समय क्या होता है कि दो फारसी महान कलाकारों को लेके आता है, एक का नाम होता है अब्दुल समद और दूसरे थे सैयद अली। ये लेकिन ये दोनों आपस में पिता पुत्र नहीं थे। हुमायूं के समय में अब्दुल समद और सैयद अली चित्रकला को बहुत ही ऊपर ऊंचाइयों तक ले गए थे। मीर मुसाविर और सैयद अली दोनों पिता पुत्र थे। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 1। इनमें से ताम्रपाषाण युग का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? सोनगांव, एरन, चंदौली, गणेश्वर। अच्छा प्रश्न था। सोनगांव महाराष्ट्र में पड़ता है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। एरन जो है ये मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और चंदौली ये है ये उत्तर प्रदेश में है, और ये गणेश्वर जो है ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। गणेश्वर एक ऐसी जगह है जो ताम्रपाषाण युग से संबंध रखती है और 2500 बीसी से 2000 बीसी के आसपास ये एग्जिस्ट करती थी। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 4। जहांगीर के शासनकाल में कुछ चित्रकारों ने मुगल चित्रकारी के क्षेत्र में विशेष शैलियों में निपुणता हासिल कर ली थी। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन देखना है यहाँ पर हमने। मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था। बिल्कुल सही है। मंसूर जो था जानवरों और फूलों के चित्र बनाता था। अबुल हसन एक शाव्य चित्रकार था, बिल्कुल करेक्ट है। और गोवर्धन साधु संतों और संगीतज्ञ और फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑल द 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो चौथा ऑप्शन जो है ABC सही होगा इसमें। भारत की निम्नलिखित पुरातात्विक संस्कृतियों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए कोटदीजी संस्कृति का समयकाल था 3000 BC के आसपास, और जॉर्वे संस्कृति 1400 से लेकर 1000 आसपास, 1400 से 1000 BC के समय में एग्जिस्ट करती थी। मालवा संस्कृति 1600 से लेकर 1300 BC के आसपास। ठीक है। और कायथा संस्कृति जो थी ये 2400 BC से लगभग माना जाता है कि 2000 BC के आसपास एग्जिस्ट करती थी। क्रोनोलॉजी में इसको हम लगा के देखते हैं। ADCB यहाँ पर ऑप्शन 4। ठीक है। क्रोनोलॉजी यदि आपने याद रखनी है, सारी संस्कृतियों को एक नोटबुक पर लिखिए, थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन रिपीट होता है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, आने वाले समय में भी आ सकते हैं ये क्वेश्चन, तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह वाद विवाद तथा शास्त्रार्थ में गहरी दिलचस्पी रखता था, और जब श्रीनाथ ने उनके राज कवि डिंडीमा को एक शास्त्रार्थ में हरा दिया तो उसने उसे श्रीनाथ को कवि सौरभम की उपाधि से सम्मानित किया, और उसने सोनों के सिक्कों से नहलाया था। विजयनगर से संबंधित किस शासक ने ये काम किया था? विजयनगर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप विजयनगर के पूरे एम्पायर के बारे में जानकारी रखिए, पढ़ के जाइए, और ख़ास तौर पर विजयनगर से संबंधित क्वेश्चन तो बार बार आते हैं। मैंने हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको एक्सप्लेन किया है कि इनको आप याद करके जाइए। तो ये जो स्टेटमेंट थी ये थी देवराय द्वितीय के साथ संबंध रखती, क्योंकि संगमवंशीय ये शासक था और कन्नड़ और तेलुगु कवियों का संरक्षण इसने दिया था। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 2 देवराय सेकंड। अब इनकी थोड़ा सा क्रोनोलॉजी भी आप याद रखिएगा। हरिहर सेकंड जो थे इनका समयकाल था 1377 ईस्वी से 1404 ईस्वी तक। ठीक है। और मल्लिका अर्जुन राय का जो समयकाल था ये थे 1446 से 1465 के आसपास, और 1424 से इनका देवराय सेकंड का समयकाल शुरू होता है, और 1446 तक इनका कार्यकाल रहता है। विरूपाक्ष राय सेकंड थे। ठीक है। इनका समयकाल था 1465 से, जे मल्लिकार्जुन राय के बाद आते हैं, और 1485 तक इनका शासनकाल रहता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 2 देवराय सेकंड। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथनों से संबंधित क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछते हैं ही UGC नेट, तो क्वेश्चंस ये थोड़े से इन डेप्थ होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो अच्छे तरीके से हम कर लेंगे, नहीं तो थोड़ी मुश्किल तो होती है। यह क्वेश्चन आपको NCERT बुक में भी मिल जाएगा। आपने NCERT को यदि नहीं पढ़ा है तो कृपया आप NCERT को भी एक बार पढ़ लो, उससे थोड़ा सा बेस बन जाता है। बेस बनने के बाद यदि हम एडवांस बुक पढ़ते हैं तो फिर उतनी ही आसानी होती है हमें कॉन्सेप्ट को समझने में। ठीक है। कथन 1 है फावड़ा और हंसिया छोटे शस्त्र और घोड़ों के लोह उपकरण महापाषाण युग स्थल से मिले हैं। ये बिल्कुल सही है। और मास्की और नागा अर्जुन कौंड, ये 2 ऐसी जगह हैं ये महापाषाण युग से संबंध रखती हैं। तो
ये स्टेटमेंट भी सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। उत्तर होगा ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने सिखों के लिए प्रथम प्रतीक केंद्र की स्थापना की थी, जहाँ पर स्नान करने के लिए पानी तक पहुँचने के लिए 84 सीढ़ियों वाले कुएं को बनाया गया था। ये पवित्र स्थल कहाँ पर स्थित है और किस गुरु ने बनाया था? गुरु रामदास जी अमृतसर, गुरु अमरदास जी गोविंदवाल साहिब और गुरु अंगद देव जी खडूर साहिब, नानक देव जी करतारपुर साहिब। देखिए, इसकी थोड़ा क्रोनोलॉजी भी आप याद रखिएगा। गुरु नानक देव जी फर्स्ट गुरु थे, गुरु अंगद देव जी सेकंड गुरु थे, गुरु अमरदास जी थर्ड गुरु थे और गुरु रामदास जी फोर्थ गुरु थे। ठीक है, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ इसको हम देखते हैं तो इसकी क्रोनोलॉजी समझ आएगी आपको। ठीक है, और ये जो 84 सीढ़ियों वाले कुएं की स्थापना की थी गुरु साहब ने, ये की थी थर्ड गुरु गुरु अमरदास जी ने गोविंदवाल साहब ने। तो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 2 इसका होगा सही उत्तर। ठीक है, इज इट क्लियर? थोड़ा से इनकी क्रोनोलॉजी भी आप समझ लीजिए। गुरु नानक देव जी का समय काल था 1469 ईस्वी से लेकर 1539 ईस्वी तक। ठीक है, और कॉन्सेप्ट जो दिया था इन्होंने, वन गुरु का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था भी एक ही परमात्मा है। इनके फादर थे मेहता कालू राम जी और इनकी माता का नाम था तृप्ता। इनकी सिस्टर थी बेबे नानकी जी और इनकी वाइफ का नाम था माता सुलखनी और इनके 2 बेटे थे, एक थे श्रीचंद और दूसरे थे लक्ष्मी चंद। याद रखिएगा, इनसे संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो आप कर सकें। आगे बात करते हैं गुरु अंगद देव जी, जो इम्पॉर्टेंट है, सेकंड गुरु थे। इनका समय काल था 1504 से 1552 तक और इनको गुरुगद्दी मिलती है 1539 में, जब गुरु नानक देव जी ज्योति ज्योत समा जाते हैं। उसके पश्चात समय काल शुरू होता है थर्ड गुरु जो थे, जिन्होंने 84 सीढ़ियों वाले कुएं का निर्माण किया था 1479 से लेकर 1574 तक। गुरु अमरदास जी का समय काल होता है और 1552 में इनको गुरुगद्दी मिल जाती है। और फोर्थ गुरु जो थे जिन्होंने अमृतसर की नींव रखी थी और 1524 से लेकर 1581 तक इनका समय काल होता है। ठीक है, तो इनकी क्रोनोलॉजी भी आप थोड़ा याद जरूर रखिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर तो आपको पता चल गया, ऑप्शन 2 गुरु अमरदास जी गोविंदवाल साहब। 1926 में गठित ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर जी, राव बहादुर MC राजा, भास्कर राव यादव, जगजीवन राम। 1926 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के पहले निर्वाचित अध्यक्ष बनते हैं राव बहादुर MC राजा। ऑप्शन 2 करेक्ट है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर लगाया था डॉक्टर BR अम्बेडकर। श्योर है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर भी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस के साथ जुड़े हुए थे और अध्यक्ष भी रहे थे, लेकिन जो पहले प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे वो थे राव बहादुर MC राजा। MC राजा का भी वही स्थान है जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का है, क्योंकि जब 1923 में राव बहादुर MC राजा ग्रेजुएशन के बाद जस्टिस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। जस्टिस पार्टी का जो व्यवहार था बैकवर्ड क्लासेस के प्रति वो अच्छा नहीं था, इसलिए वे उसको क्विट कर देते हैं। और उसके पश्चात 1926 में जब वह ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना करते हैं तो उसके पहले हेड जो होते हैं वो राव बहादुर MC राजा ही होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 2। ठीक है, चलो फिर सूची 1 को सूची 2 के साथ हमने मिलाना है। भूभाग के उस क्षेत्र को लोकल लैंग्वेज में जो लोग बोलते थे हमने इसको मिलाना है। प्रैक्टिस करने से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं इसके। मूल्य जो थे उसको कहा जाता था पशुपालन के क्षेत्र जो होता था, जो पशुओं के चारागाह होते हैं उनको मूल्य बोला जाता था। और पाले जो था कुछ भूभाग को कहा जाता था। और कुरिंची जो होता था ये पर्वतीय क्षेत्र होते थे। और मारुतम नदियों का जो भूभाग एरिया होता था उसको मारुतम कह के संबोधित किया जाता था। तो इसका आंसर यदि हम कोट में देखेंगे, A का 3, B का 1, C का 4, D का 2। तो ऑप्शंस में कौन सा आंसर बनना चाहिए? ये बनेगा ऑप्शन 3। ठीक है, निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार लगाना है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना होती है 31 अक्टूबर 1920 को। और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है 3 मई 1947 को। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर जी 1936 में होती है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है 1924 में। ठीक है,
इसको यदि हम क्रोनोलॉजी ऑर्डर्स में देखेंगे तो पहले आएगा ADCB, ADCB यहाँ पर ऑप्शन 4 में। गांधी के सत्याग्रह की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गांधी जी की आइडियोलॉजी थी सत्याग्रह को लेकर, उनको हमने पढ़ा है ना यदि ध्यान से, तो हमें पता चलेगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, गांधी के लिए सत्याग्रह का उद्देश्य पूर्वग्रह, दुर्भावना, मतदाता, दंभ और स्वास्थ्य की बाधाओं को भेदना था। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। गांधी ने सत्याग्रह के प्रभाव को कष्ट साध्य प्रेम के साथ आध्यात्मिक प्रभाव के रूप में समझाया था। बिल्कुल सही है ये भी। ऑप्शन सी है कि गांधी सत्याग्रह को अपने विरोधियों को अपमानित करने का सबसे बड़ा हथियार समझते थे। ठीक है, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि गांधी जी ने कभी भी सत्याग्रह का उपयोग अपने विरोधियों को अपमानित करने के लिए किया हो, ऐसा कभी हमने पढ़ा नहीं है। और गांधी का राजनीतिक यथार्थ बौद्ध और उनके नैतिक आदर्शों पर भारी पड़ा, और उनके दावों के उलट उनके सत्याग्रह हमेशा शुद्ध रूप से आध्यात्मिक प्रकृति के नहीं थे। ये भी सही स्टेटमेंट है। 3 स्टेटमेंट सही हैं यहाँ पर, ABD आंसर होगा ऑप्शन 4। ऐतिहासिक लेखन में व्याख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब हम इतिहास लिखते हैं तो रिसर्च के बाद जैसे ही हम इतिहास की सृजना करना शुरू करते हैं तो कौन कौन से ऐसे पहलू होते हैं जिनके ऊपर हमें पता होना चाहिए। ऐतिहासिक पद्धति के आवश्यक चरण के रूप में व्याख्या का स्थान आलोचना तथा उद्घाटन के परे जान पड़ता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बी स्टेटमेंट कहती है कि विवेचनात्मक निर्णय के लिए यह जानना जितनी बड़ी चुनौती है कि किसी दस्तावेज का अर्थ क्या है, उतनी बड़ी यह भी बात है कि वह कब किसने लिखा और उस पर विश्वास किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट सही है। ऐतिहासिक आंकड़ों का साहित्यिक प्रतिपादन बहुत हद तक इस बात से निर्धारित होता है कि कोई उसकी व्याख्या कैसे करता है। सही है। और तथ्यात्मक व्याख्या का संबंध दस्तावेज के तथ्यों से होता है, शब्दों से नहीं। ये तो सबको पता है, बिल्कुल सही है। 3 स्टेटमेंट सही हैं, BCD। उत्तर होगा ऑप्शन 3। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। मुगल शासक कुलजमा में खालसा भूमि का अनुमानित हिस्सा था। खालसा भूमि क्या होती है? खालसा भूमि होती है जो भूमि राजा के संरक्षण में रहती है, जिससे संबंधित जितना भी टैक्स इकट्ठा होता है वो राजा के ही कोष में जाके इकट्ठा हो जाता है। वह भूमि जो होती है वह खालसा भूमि कहलाती है। यहाँ पर देखना है कि जो ये शासक हैं इन्होंने अपने समय काल में कितने प्रतिशत भूमि अपने अंडर रखी थी, ताकि उसका जो मिलने वाला टैक्स है वो सीधा उनके राजकोष में ही जाए। अकबर के समय में जो भूमि कर था वो लगता था 1/4, 1/4 था। और जहांगीर के समय में ये जो था ये था 1/20। ठीक है। और शाहजहां के काल में कितना था? 1/7 था। और औरंगजेब के काल में था 1/5। A का 3, B का 1, C का 4, D का 2। ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन 1, हाँ 1 सही होगा इसका उत्तर। ठीक है, चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें। सूची 1 में स्मारक हैं, सुलेखाकार हैं, मिलाइए इसको। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था अकबर के द्वारा गुजरात विजय के पश्चात। ठीक है, ये कब बनवाया था उन्होंने? 1602 ईस्वी में। अहमद अल चिश्ती के द्वारा ये बनाया गया था 1602 ईस्वी में। ठीक है। और अतगा खान का मकबरा दिल्ली में बना था। इम्पॉर्टेंट है, अकबर का ये प्रधानमंत्री हुआ करता था। और अदहम खान जो इसका चाचे का लड़का था उसने क्या किया था कि अतगा खान का धोखे से कत्ल कर दिया था। जब अकबर को पता चला कि अदहम खान ने इसका कत्ल कर दिया है तो अदहम खान को अकबर ने बिल्डिंग के ऊपर से नीचे गिरा के उसकी भी हत्या कर दी थी। तो उसके पश्चात अतगा खान का मकबरा दिल्ली में बनाया था। बाकी मोहम्मद ने 1566 में शुरू हुआ था और 1567 तक रहा था ये। ठीक है, और इसको हम एक के साथ मिलाते हैं। शाह बेगम का मकबरा। शाह बेगम जो थी ये जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, इसका इन्होंने मकबरा बनाया था शाह बेगम का इलाहाबाद में। और मीर अब्दुल्ला मुश्किन कलम जो थे उन्होंने इसको बनाना शुरू किया था। ये लगभग 1606 से शुरू होता है और 1607 तक 1 साल में बनता है। और इमादुद्दौला का मकबरा इम्पॉर्टेंट है, इसको बेबी ताज और मिनी ताज भी कहा जाता है, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। ये बनाया था अब्द अली नबी अल कुरैशी ने। ठीक है, ये बना था 1622 में
और 1628 में जाके पूरा हुआ था। ठीक है, टोटल इसको 6 साल लग गए थे बनाते समय। क्रोनोलॉजी में जाके हम इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे तो उत्तर बनना चाहिए इसका ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। 1724 में हैदराबाद के स्वायत्त शासी राज्य की स्थापना किसने की थी? मुबरिज़ खान, आसिफ शाह, अलीवर्दी खान या फिर शौकत जंग। औरंगजेब के बाद आसफ जाह ने आसफ शाही राजवंश की स्थापना की थी 1724 में। तो हैदराबाद का ये निज़ाम बन गया था। इसका नाम था चिनक्लिज खान। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 2, आसिफ जाह। एलोरा के निम्नलिखित में से कौन सी गुफा मंदिर ब्राह्मण धर्म से संबंधित रखती हैं? धुमेर लेन, इंद्र सभा, जगन्नाथ सभा, रावण की खाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पूछा गया था। थोड़ा सा आप एलोरा की केव्स के बारे में भी जानकारी रखिए, पढ़िए उनको फिर से। यूनेस्को की ये हेरिटेज साइट है और महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है ये। धुमेर लेन और रावण की खाई, ये 2 ऐसी गुफा मंदिर है जो ब्राह्मण धर्म के साथ संबंध रखते हैं। धुमेर लेन और रावण की खाई। तो ऑप्शन देखें यहाँ पर, सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन 3, ए और डी। 13 से लेकर 29 नंबर गुफा तक जितनी भी गुफाएं हैं वो ब्राह्मण धर्म के साथ संबंध रखती हैं। और इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा ये दोनों जैन धर्म के साथ संबंध रखती हैं। ठीक है, वहीं इंद्र सभा जो है ये 32वें नंबर पे है और जगन्नाथ सभा जो है ये 33वें नंबर पे आपको मिलेगी। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 3। भारतीय राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के संबंध में कौन सा कथन सही है? 1948 के भाषाई प्रदेश आयोग के प्रमुख सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। जो 1948 में भाषा के आधार पर प्रदेशों के आयोग बने थे उसके प्रमुख जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, इसकी अध्यक्षता की थी जस्टिस S.K. धार ने। तो ये स्टेटमेंट गलत है। 1952 में पट्टी श्री रामल्लू ने पृथक आंध्र प्रदेश के लिए आमरण अनशन किया था। ये सही है। 1952 में जो पट्टी श्री रामल्लू थे उन्होंने अलग से आंध्र प्रदेश बनाने के लिए जो आमरण अनशन किया था, ये स्टेटमेंट सही है। और संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन कानून काफ़ी बाद में 1968 में पारित किया गया था, ये स्टेटमेंट भी गलत है। और पंजाब के मामले में अकाली दल और हिंदू दक्षिणपंथी शाखा ने एक दूसरे का समर्थन किया था, ये स्टेटमेंट भी गलत है। संविधान के अनुच्छेद 343 में भाषाई अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा करता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। केवल 2 स्टेटमेंट जहाँ पर सही है, तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4, बी और ई। बयाना मुद्रा निधान से किस गुप्त शासक की सबसे अधिक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2 या फिर कुमारगुप्त। बयाना जगह पड़ती है राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उसके पास एक गांव है हलनपुर। वहाँ पर 1946 में चारवाहों को एक कलश मिलता है, उसमें बहुत सारी मुद्राएं मिलती हैं और वह मुद्राएं भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय में आज भी सुरक्षित हैं। और उसमें जो सबसे ज़्यादा मुद्राएं मिली थी वो मिली थी चंद्रगुप्त 2 की। ठीक है, कुमारगुप्त की मुद्राएं भी उसमें शामिल थी, लेकिन गिनती में यदि उसमें देखा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जितनी भी मुद्राएं थी वो काउंटिंग में ज़्यादा थी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 3। बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन 4 लगाया था। हाँ, सही बात है, कुमारगुप्त के बहुत ज़्यादा आपको स्वर्ण मुद्राएँ मिलेंगी क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा बनाई थी। सबसे ज़्यादा गुप्त शासकीय जो था कुमारगुप्त था, उसकी ही आपको मिलेंगी। लेकिन वहाँ पर जो कलश में मिली थी, क्वेश्चन में वो पूछा गया है, वो मिली थी चंद्रगुप्त 2 की। ठीक है, उड़ीसा के मंदिरों के निम्नलिखित भागों को नीचे से प्रारंभ करके ऊपर की तरफ हमने व्यवस्थित करना है। ब्रंड, भेंकी, खपूरी और पाभाग। देखिए, जो पाभाग था ये सबसे पहले आता है। ठीक है, और ब्रंड उसके बाद दूसरा जो पार्ट हमें मिलता है ब्रंड है, फिर बेकी आता है और चौथे नंबर पर खपूरी आपको मिलेगा। तो क्रोनोलॉजी में इसको देखेंगे, डी पहले आएगा, फिर ABC, तो डी आएगा यहाँ पर पहले, ये होगा ऑप्शन 4। देखिए, मंदिर शैली के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ रहा है UGC नेट। तो साउथ इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जितने भी मंदिर हैं उनकी जो शैलियाँ हैं आपको अलग से हमारे चैनल पर भी आपको इससे संबंधित एक वीडियो मिल जाएगी, उसको भी आप रिवाइज़ कीजिए। PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाता है, उसको भी आप
ज़रूर रिवाइज़ कीजिए ताकि आप प्रैक्टिस करके जाएं, आपको एग्ज़ाम में जाके कोई मुश्किल ना हो। तो ये हमारा प्राथमिक कर्तव्य है कि हम आपकी हेल्प करें जितनी भी ज़्यादा कर सकें। तो आप चैनल पर आते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, अच्छा लगता है हमें, तो हमें भी अच्छा लगता है। हम आपको पढ़ाते हैं, आपसे बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम इस बार क्लियर हुआ। हमने बच्चों की वीडियो बना के भी अपने चैनल पर अपलोड की है, आप उनसे भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समझ नहीं लगता है, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर चल रहा है, आप सीधा हमें कांटेक्ट कीजिए और व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे जितने भी मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्जेस नहीं हम लेते, ठीक है। हमारा मेन पर्पस है आप रेगुलर स्टडी करें, तैयारी करें, मेहनत करें, आपका JRF क्लियर हो। आप हमें जब फ़ोन करते हैं तो वही हमारे लिए क्रेडिट होता है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शैलेंद्र वंशी निम्नलिखित राजाओं में से किन में अपने समकालीन भारतीय राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? समराग्रावीर जो थे ये चौलवंशीय राजा थे, इसके तो संबंध अपने आसपास के राजाओं के साथ इतने अच्छे नहीं थे। बालपुत्र देव जो थे, इन्होंने क्या किया था, जो पाल वंश के राजा थे देवपाल, उनको कहा था कि आप नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 5 गांव दान में दीजिए, और इनके कहने पर उन्होंने 5 गांव भी दान में दिए थे। तो इनके अच्छे संबंध थे। चूड़ामणि बर्मन के भी अच्छे संबंध थे और श्री मारविजाओ तुंग वर्मन के भी अच्छे संबंध थे, ठीक है। ये 3 जो थे इनके संबंध अपने समकालीन राजाओं के साथ संबंध थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पर 4 BCD। राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा जारी उनके सचिव अभिलेखित आदेशों को क्या कहा जाता था? राजपत्र, रहस्याधिकृत, राज श्रीवित्तम, अधिकरण। जो राष्ट्रकूट राजा थे उनके जो सचिव हमेशा से अभिलेखित जो आदेश जारी करते थे उनको कहा जाता था राज श्रावित्तम। 3 आंसर होगा इसका सही। मराठी भक्ति काव्य में उपदेश रूपक के रूप में वर्गीकृत कविताओं को क्या कहा जाता था? भारूड, अभंग, पालना, वचन। मराठी काव्य में जो उपदेश रूपक होते हैं उनको अलग अलग किया गया है कविताओं को, उनको कहा जाता है भारूड, ठीक। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 1। इब्न बतूता वर्णन करता है कि सुल्तान ने पुरुष गुलामों को मुक्त करने के लिए बुधवार का दिन, महिला गुलामों को मुक्त करने के लिए शुक्रवार का दिन तथा पुरुष गुलामों की शादी महिला गुलामों से करने के लिए शनिवार का दिन तय किया था। सुल्तान को हमने पहचानना है। इब्न बतूता की ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इब्न बतूता से आते हैं। जो स्टेटमेंट ऐसी होती है ना, इनको थोड़ा सा अलग लिख लीजिए। जब आप मुग़ल सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर आप मेडिएवल इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे शासक हैं जिनके आदेश आपको हिस्ट्री में मिलेंगे, उनसे संबंधित क्वेश्चन UGC पूछता है। उनको आप लिखिए, फिर से पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। यह जो स्टेटमेंट है इब्न बतूता ने किसके संबंध में दी थी? ये दी थी मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक का समय काल था 1325 से लेकर के 1351 तक, ठीक है। और संस्थापक थे तुगलक वंश के। इनका दूसरा नाम था जूना खां। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, उलूग खान से, ठीक है। इसका नाम था उलूग खान। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, राजमुंदरी के अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के अनुसार 1592 में अकबर के साम्राज्य में लगभग 120 नगर और 3200 कस्बे थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इन डेप्थ पूछा गया था। निज़ामुद्दीन अहमद, बादियूनी, अबुल फजल फैज़ी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्टी के लेवल में आता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो आसान थे, कुछ क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट थे और कुछ क्वेश्चन तो मॉडरेट लेवल के थे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं थे। यदि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आसानी से होते जाएंगे। देखिए, इतिहासकार निज़ामुद्दीन अहमद जो थे इनका समय काल था 1551 से लेकर के 1621 ईस्वी तक, ठीक है। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, तबकायत ए अकबरी, ठीक है। इसमें उन्होंने अकबर के 38 वर्ष के शासनकाल के बारे में मेंशन किया है। उसमें ही उसने बताया था कि अकबर के जब 1592 में वो शासन कर रहा था उसके 120 नगर और 3200 कस्बे थे। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 1। बहुत अच्छा प्रश्न है। रजिया सुल्ताना से क्वेश्चन 4 आए हैं कम से कम, तो इम्पॉर्टेंट है।
अगर मुग़ल शासकों के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्रत्येक शासक को आप ध्यान से पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिए और उनसे संबंधित उनकी क्रोनोलॉजी ज़रूर याद रखिए। उनके जो निक नेम हैं, छोटे नेम हैं, या फिर वह उनके द्वारा किए गए काम क्या थे, वो अपने जो सरदार थे उनको किस नाम से बुलाते थे, और ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यूजीसी बनाने लग गया है। तो थोड़ा सा पढ़ते समय इन फैक्ट्स को ध्यान में रखिएगा। दिल्ली की गद्दी पर रजिया के राज्यारोहण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं थी? स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। दिल्ली के लोगों ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार अपनी स्वयं की पहल पर उत्तराधिकार के मुद्दे का निर्णय किया। उसके बाद से दिल्ली की जनता का समर्थन रजिया की ताकत का मुख्य स्रोत बना। स्टेटमेंट सही है। उसने लोगों से कहा कि यदि वह उसकी उम्मीदों को पूरा नहीं करती तो उसे गद्दी से उतार दें। इस प्रकार उसने राज्यारोहण के एक संविदा का रूप दे दिया था। बिल्कुल सही है। सी स्टेटमेंट देखते हैं कि वह महिला को शासक के रूप में स्वीकार करने में तुर्की मानसिकता की मजबूती को भी दर्शाता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। आंसर होगा ऑप्शन 4। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में लेखक हैं, सूची 2 में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक हैं। देखिए, संजय जोशी की बुक थी फ्रैक्चर्ड मैग्नेटी, मेकिंग ऑफ मिडिल क्लासेस इन कॉलोनियल नॉर्थ इंडिया। ठीक है। निकोल्स बी डकर्स, इन्होंने बुक लिखी थी कास्ट ऑफ माइंड, कॉलोनिज्म एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है। और बर्नार्ड एस कॉन, इनकी इंपॉर्टेंट बुक थी, ये थी कॉलोनिज्म एंड इट्स फॉर्म ऑफ नॉलेज। एरिक हॉब्सबॉम के द्वारा लिखी गई बुक थी फ्रैक्चर्स टाइम, कल्चर एंड सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। तो इसको यदि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में जाके देखते हैं तो ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। ये है ऑप्शन 4 में। 27 दिसंबर 1891 को पंजाब के कादियां में किस सामाजिक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन की पहली आम सभा हुई? आर्य समाज, अहमदिया, निरंकारी और देव समाज। देखिए, ये 19th सेंचुरी के बिल्कुल लास्ट में पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के एक जगह है इंपॉर्टेंट कादियां, वहाँ पर एक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन की आम सभा होती है। उसकी अध्यक्षता करते हैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद। मिर्ज़ा गुलाम अहमद का समय काल था 1838 से लेकर के 1908 तक। ठीक है। और जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे, इन्होंने अहमदिया समाज की वहाँ पर स्थापना की थी। इनकी आइडियोलॉजी जो थी, इनके द्वारा दिए गए गाइडेंस थी, रूल्स जितने भी थे, उन्होंने एक बुक में सारे शामिल किए थे। उस बुक का नाम था बहरीन ए अहमदिया। राइट। तो एक बात इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखना इनसे संबंधित, वो यह था कि जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे, उन्होंने अपने आप को कृष्ण का अवतार कहा था। कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अपने आप को कृष्ण का अवतार कहा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, अहमदिया। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए के रूप में लिखते हैं और दूसरा उसके कारण आर के रूप में लिखा है। अभिकथन ए कहता है कि जून 1857 के अपने एक्ट 24 में, ठीक है, कोलकाता के गवर्नर जनरल की सर्वोच्च परिषद ने विशेष आयोग को 1857 के विद्रोहियों को पकड़ने और दंडित करने का असाधारण अधिकार दिया। तो ये अभिकथन बिल्कुल सही है। और कारण क्या कहता है कि कंसेंसस ऑफ इंडियन रिवोल्ट 1858 में उस समय के सब जज रहे सर सैयद अहमद खान का सबसे पहला उद्देश्य मुसलमानों की निष्ठा दिखाना था और विद्रोह के बाद के वर्षों में संदेह और नापसंदगी की सी देखा जाता था। ये बात भी सही है, जो कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। ए और आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। वह सुल्तान जिससे उसकी उदारता के लिए लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया था कि लाख बख्श किसका नाम था। ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का। सिंपल क्वेश्चन था, आसान था, गलत नहीं होना चाहिए था। दिल्ली सल्तनत के संस्थापकों में एक थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक और गुलाम वंश के पहले सुल्तान थे। ये गौरी जो थे ना, मोहम्मद गौरी, उसके गुलाम थे। इन्होंने अपनी राजधानी को लाहौर में शिफ्ट किया था और कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने आरंभ करवाया था। याद रखिएगा, इनकी क्रोनोलॉजी भी कई बार पूछ ली जाती है। हम थोड़े से इनके ईयर्स भी देख लेते हैं, कब कब इनका समयकाल था। कुतुबुद्दीन ऐबक का समयकाल था 1150 से लेकर के 1210 ईस्वी तक। और इल्तुतमिश, ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और इसका समयकाल था 1210 से 1236 ईस्वी तक। और फिरोज तुगलक, वेरी इंपॉर्टेंट थे ये भी, इसका समयकाल था 1351 से 1388 ईस्वी तक। और सिकंदर लोदी वंश के ये दूसरे महान शासक थे। इसका समयकाल था 1489 से 1517 तक। ठीक है। ये बहलोल लोदी के
बेटे थे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, कुतुबुद्दीन ऐबक। चोरी के लिए वर्ण अनुसार भिन्न भिन्न दंड विधान था, निम्नलिखित में से किस से सबसे ज़्यादा दंड दिया जाता था? ठीक है, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को या फिर शूद्र को? देखिए, मनुस्मृति में एक चीज़ मेंशन की है मनु ने कि जो समाज में जिसको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, अगर वही गलती करता है तो उसी को सबसे ज़्यादा कठिन दंड दिया जाना चाहिए। ये मेंशन किया है मनुस्मृति में, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 1, ब्राह्मण को। बहुत सारे बच्चों ने शूद्र लगाया था, लेकिन शूद्र इसका सही उत्तर नहीं है, सही उत्तर है ब्राह्मण। सूची 1 के साथ सूची 2 का हमने मिलान करना है। सूची 1 में लेखक हैं, सूची 2 में धर्मशास्त्र। भट्ट लक्ष्मीधर बहुत इंपॉर्टेंट धर्मशास्त्र है, इनके जो राइटर्स हैं ये भी आपने नोट करने हैं। एक नोटबुक पर अलग से लिख लीजिए, बार बार उसको रिवाइज कीजिए, फिर देखना आपके सारे क्वेश्चन ठीक होते जाएंगे। जो भट्ट लक्ष्मीधर थे ये राजा गोविंद चंद्र गढ़वाल के मंत्री थे। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी। इनकी जो बुक थी यहाँ पर कृत्यकल्पत्रु, ठीक है, इसको हम मिलाते हैं। तो देवन भट्ट की बुक थी स्मृति चंद्रिका, और हेमाद्रि की बहुत सारी बुक्स हैं। चतुर्वर्गीय चिंतामणि इन्होंने लिखी थी, और श्रीधर की स्मृति थरसार, ठीक। तो इनको यदि क्रोनोलॉजी ऑर्डर्स में देखते हैं, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन 2, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न था ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्त दीर्घ निकाय से संबंधित है? जो दीर्घ निकाय है ये बौद्ध धर्म का प्रथम निकाय है, सुत्त पिटका, ठीक है। एक तो आपने याद रखना। इसमें से टोटल 34 सूक्त हैं। उसमें ब्रह्मजाल सूक्त भी आता है, महापद्मानंद सूक्त भी आता है, महापरिनिर्वाण सूक्त भी आता है, सामंजन सूक्त भी आता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 4, ठीक। लाजा होम अंश था वाजपेयी यज्ञ का, विवाह अनुष्ठान का, सन्यासियों के कर्तव्यों का, पंच महायज्ञ का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लाजा होम हिंदू परंपरा का एक इम्पॉर्टेंट अंश है, तो ये विवाह अनुष्ठान के लिए यूज़ किया जाता है। तो आसान प्रश्न था ये भी, तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 2, ठीक। चलो फिर अगला देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित परियोजनाओं को कालक्रम में हमने लगाना है। सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान, राजधानी परिवर्तन, कराची अभियान। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक का সময়काल था 1325 से लेकर के 1351 तक, और इसका जो मूल नाम था मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया ही है, इसका मूल नाम था उलूग खान, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सांकेतिक मुद्रा इन्होंने कब चलाई थी। चांदी का टंका था, उसके स्थान पर इन्होंने तांबे के सिक्के चला दिए थे। ये चलाए थे इन्होंने 1330 ईस्वी में। खुरासान अभियान कहा जाता है कि ये 1332 के आसपास प्लानिंग हुई थी खुरासान अभियान की, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं इब्न बतूता, उनका ये कहना है कि ये अभियान कभी शुरू ही नहीं हुआ था। ये बात है 1332 के आसपास की। और राजधानी परिवर्तन किया था इन्होंने, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा फेमस थे। दिल्ली को यहाँ दौलताबाद में शिफ्ट करके ले गए थे 1326 और 27 के बीच में, 1 साल लगभग इसको लग गया था। कराची अभियान 1333 ईस्वी में किया गया था। इसको यदि हम क्रोनोलॉजी ऑर्डर्स में देखेंगे, CABD ऑप्शन 3 में, ठीक है। चलो फिर, कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड में शामिल सर माइकल ऑडवायर की हत्या करने के लिए 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस सिख देशभक्त पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दे दी गई थी? हरबंस सिंह अटारीवाला, बाबा संता सिंह, सरदार उधम सिंह, मनजीत सिंह कशीद। बहुत इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला कुख्यात हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। उस समय जो ब्रिटिशर इस हत्याकांड में शामिल थे उनका नाम था माइकल ऑडवायर। इसकी हत्या करने के लिए प्रण कर लिया था सरदार उधम सिंह जी ने, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 3। उधम सिंह जी ने 1940 में लंदन में जाकर इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। उधम सिंह जी का जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1899 को, और इनको फांसी दे दी जाती है 1940 को, ठीक है। छोटी सी उम्र में ही बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। इनसे संबंधित एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आ भी सकता है। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, याद रखना, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। ये नाम किसने रखा था? ये नाम इन्होंने अपना नाम रखा था। जो हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों को मिला के इन्होंने अपना नाम रख लिया था। तो राम मोहम्मद सिंह
आज़ाद ये किसका नाम था? ये नाम था सरदार उधम सिंह जी का। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 3 सरदार उधम सिंह। लेखकों और पुस्तकों के ऊपर भी क्वेश्चन काफ़ी आए हैं इस क्वेश्चन पेपर में। 38वां क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। लेविस मैमफोर्ड इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? द सिटी इन हिस्ट्री। ठीक है, मेरे साथ ही आप मिलाते जाइए। कैथरीन ऑर्नाल्ड ने बुक लिखी थी पेंडेमिक 1918, ये कैथरीन ऑर्नाल्ड की बुक है। और गैरी विश्वनाथन और इनकी बुक है मार्क्स ऑफ कॉन्क्विस्ट लिटरली स्टडी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और सम्यसाची भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई बुक थी वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ सॉन्ग्स। ठीक है, इनको यदि हम क्रोनोलॉजी ऑर्डर्स में देखेंगे, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ठीक, ये है ऑप्शन 2 में। ठीक, चलिए ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी आसान प्रश्न था। नासिक गुहा संख्या 10 के अभिलेख अनुसार सातवाहन काल में अक्षय नेवी पर ब्याज दर कितनी थी? तो नासिक का जो गुहा संख्या नंबर 10 है, ये सातवाहन काल से संबंधित है। उसको यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें जो अक्षय नेवी पर ब्याज दर थी 9 से 12%। ठीक है, सो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 2। 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रुख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर हमने सही कथन देखना है। सीपीआई पार्टी जो थी, इसका 1962 के जो भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ था उनसे संबंधित जो स्टेटमेंट है, देखना है कि इनका स्टैंड कैसा था। पार्टी की एक शाखा ने चीनी आक्रमण के विरुद्ध भारत सरकार का समर्थन किया था। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमने देखना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहली ही स्टेटमेंट सही है। आगे देखते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने चीनी रुख का समर्थन किया था, ये भी गलत है। पार्टी की एक शाखा ने चीन की आलोचना एक बुर्जुआ राज्य के रूप में की थी, ये एक स्टेटमेंट भी गलत है। और कम्युनिस्ट पार्टी की मार्क्सवादी शाखा ने दुनिया भर में क्रांतिकारी तत्वों से हाथ मिलाया था, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो केवल एक स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, वह है पार्टी की एक शाखा ने चीनी आक्रमण के विरुद्ध भारत सरकार का समर्थन किया था। विदेश में भारतीय क्रांतिकारियों और उनके समाचार पत्र के निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही नहीं है? नहीं को अंडरलाइन जरूर करिए। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था तो मेरे से ये भी गलती हो गई थी, तो मुझे क्वेश्चंस के आंसर्स तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन हम यहाँ पर गलती नहीं करेंगे। आप जब भी नहीं आ जाए इसको तो अंडरलाइन कर ही लीजिए। ऑप्शन ए है तारकनाथ दास सर्कुलर ए आज़ादी। सर्कुलर ए आज़ादी जो समाचार पत्र था, ये निकालते थे रामनाथ पुरी। ठीक है, याद रखना। और फ्री हिंदुस्तान ये समाचार पत्र निकालते थे तारकनाथ दास। और श्याम जी कृष्ण वर्मा ये तो इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र निकालते थे, ये ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही सम्मिलित है। इंदु भूषण डे मजूमदार गैलिक अमेरिकन, ये 1902 के आसपास समाचार पत्र वहाँ निकलता था, ये यूएसए का समाचार पत्र था। और जॉन डॉवे इस समाचार पत्र के संपादन थे। तो 3 ऑप्शन यहाँ पर जो हैं जो सम्मिलित नहीं है, एक है ए, बी और डी। ए, बी और डी यहाँ पर ऑप्शन 4 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर हमने फिर से नहीं को जरूर अंडरलाइन करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। मद्रास थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट का कहना था कि प्राचीन काल में हिंदू महिलाएं शिक्षित थी और समाज में आज़ादी से घूमती थी। देखिए एनी बेसेंट की ये स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। उत्तर भारत में सक्रिय आर्य समाज में स्त्री शिक्षा का जोरदार समर्थन किया गया था, ये भी सही कथन है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है कि 1882 की हंटर कमीशन रिपोर्ट में बालिका विद्यालयों के लिए बालकों के विद्यालय से अधिक और उदार आर्थिक अनुदान देने तथा छात्राओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति व पुरस्कार देने की सिफारिश की गई थी। हंटर कमीशन की ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है। ढोंडो केशव कर्वे बहुत अच्छे समाज सेवक थे। हिंदू विधवाओं के लिए और उच्च वर्ण की जो विधवा थी उनके लिए शिक्षा के लिए वे खिलाफ नहीं थे, बल्कि उनका समर्थन करते थे कि इनको भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट गलत है वो है ऑप्शन 4। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में लेखक हैं और सूची 2 में पुस्तक से हैं। लेखक और पुस्तकों के ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हैं इस क्वेश्चन पेपर में। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में एक वीडियो हमने बनाई थी जो यूजीसी नेट हिस्ट्री में जितने भी आज तक
पुस्तक और लेखक के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चंस को हमने एक ही वीडियो में शामिल करके बनाया था ताकि प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगा, ताकि आप जाइए वहाँ पर सर्च करिए और प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है उसमें, उनको यदि आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो कम से कम आपके 400 बुक्स और राइटर्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वैसा ही क्वेश्चन है, इसको हमने मिलाना है। आप मेरे साथ ही इसको मिलाते जाइए। जॉन विलियम काबे उन्होंने बुक लिखी थी द अर्ली हिस्ट्री स्पोय वार इन इंडिया, ठीक है। और मैरी कारपेंटर के द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो लिखी गई थी 6 मंथ्स इन इंडिया। रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखी गई बुक थी द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। और वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो थी इंडिया ओल्ड एंड न्यू, ठीक। तो इसको यदि क्रोनोलॉजी में देखते हैं, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, ये है ऑप्शन 1 में ही, ठीक है। चलिए 1859 और 60 में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? मुंडा विद्रोह, कूका विद्रोह, नील विद्रोह, फ्राइजी विद्रोह। देखिए 1859 और 60 में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये दोनों भाई थे, इन्होंने नेतृत्व किया था नील विद्रोह का, ठीक है। ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये बहुत आसान प्रश्न था। मुगल बैलेस्टर स्तंभों के एकमात्र अवशेष के उदाहरण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के किला महलों में मिलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी डेप्थ में पूछा गया क्वेश्चन था, इतना आसान नहीं था ये करना। अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां और औरंगजेब। देखिए आपको एक चीज़ तो पता होना चाहिए, यहाँ पर ये जो 3-4 शासक दे रखे ना, इनमें से जो सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला के साथ संबंधित था वो था शाहजहां। आर्किटेक्चर के ऊपर बहुत काम किया था शाहजहां ने, बहुत बड़े बड़े महल, बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाए थे इन्होंने। अगर हम यदि गैस करके भी चलते हैं तो शाहजहां इसका आंसर सही होना चाहिए, और सही भी है, क्योंकि जो शाहजहां के किला महल थे वहाँ पर बलस्टर कॉलम्स का एकमात्र अवशेष आपको उदाहरण देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर शाहजहां का समयकाल था 1628 से लेकर 1658 तक, ये 5th मुगल बादशाह था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 3। निम्नलिखित गुर्जर प्रतिहार राजाओं को कालक्रम में हमने लगाना है। महेंद्रपाल 1, मिहिर भोज, नागभट्ट, वत्सराज। जो महेंद्रलाल 1 थे, इनका समयकाल था 885 से लेकर के 910 AD तक, और मिहिर भोज का समयकाल था 836 से 885 तक। महेंद्रलाल 1 जो थे मिहिर भोज के बाद आते हैं, और नागभट्ट 2nd जो थे 795 से 833 तक, और वत्सराज 783 से, ये सबसे पहले शासक ही बनते हैं, 783 से 795 तक, ठीक है। क्रोनोलॉजी में यदि इसको देखते हैं तो DCBA यहाँ पर ऑप्शन 4 में। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन असर्शन ए के रूप में लिखते हैं और दूसरा उसके कारण रीज़न आर के रूप में। देखना है हमें अभिकथन और कारण क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन सही है, नहीं तो गलत। चलिए ये इस प्रश्न को ही देख लेते हैं। अभिकथन ये कहता है कि देवराय द्वितीय ने जंगी घोड़ों की गुणवत्ता में सुधार करके तथा घोड़सवारों और तीरंदाजों को प्रशिक्षण देकर अपने साम्राज्य के सैन्य आधार को मजबूत किया। उसने पश्चिमी तट के वाणिज्यिक केंद्रों पर कड़ा राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया था। इस प्रकार सैन्य सुधार को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के साथ जोड़ा था, ठीक है। ये काम किया था देवराय द्वितीय ने, ये अभिकथन बिल्कुल सही है। ये काम क्यों किया था, कारण क्या था उसका काम करने का? क्योंकि यहाँ पर सीधा हम क्योंकि लगा के देख लेते हैं। क्योंकि अरब सागर के प्रमुख बंदरगाहों पर सैन्य और प्रशासनिक आधिपत्य के कारण देवराय द्वितीय को राज्य के वित्त का एक नया और अलग स्रोत मिल गया था। ये भी सही है, कारण भी सही है, इसकी स्पष्टीकरण भी करता है। तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए इसका ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र के द्वारा रचित है? मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको समझाया था ना कि क्षेमेंद्र के बहुत सारे ग्रंथ हैं जो उन्होंने लिखे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बार बार एग्जाम में यूजीसी पूछता है, थोड़ा सा अलग से लिख लीजिए, फिर पढ़िए, उसको याद हो जाएंगे। 2-4 भी याद हो गए तो एक आ जाता है, तो उसी से काम हो जाता है। यहाँ पर हम देखना है कि क्षेमेंद्र के द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं वो कौन कौन से थे। देखिए, एक तो उन्होंने लिखा था कला विलास और दूसरा था समय मातृका। ये 2 जो ग्रंथ थे ये रचना है क्षेमेंद्र की। ऑप्शंस में देखते हैं बी और डी।
बी और डी यहाँ पर ऑप्शन 2 में, 2 तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखना है कि कुट्टी नीति किसका लिखा हुआ था। ये था दामोदर गुप्त का, ठीक है। प्रबोध चंद्र दोदे, ये रचना है कृष्ण मित्र की, ये लगभग 1100 AD के आसपास लिखा गया था, ठीक है। याद रखना कुट्टी नीति जो था दामोदर गुप्त का था, प्रबोध चंद्रोदय ये था कृष्ण मित्र का, राइट। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में अमीरों को मसनद-ए-आली के नाम से संबोधित करता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, फिरोज तुगलक या फिर बहलोल लोदी? जो अपने अमीरों को मसनद-ए-आली के नाम से जानता था, बुलाता था, वो बुलाता था बहलोल लोदी। 4 ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में धातु मुद्रा बिलियन करेंसी ने चांदी के सिक्कों को लगभग पूरी तरह प्रस्थापित ही कर दिया था, रिप्लेस्ड कर दिया था? यहाँ पर हमने देखना है कि किसके शासनकाल में ये काम हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद तुगलक था, फिरोज तुगलक था या फिर बलबन था? देखिए जो करेंसी बिल्कुल ही चेंज हो गई थी वो हो गई थी फिरोज तुगलक के समय काल में, ठीक है। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। अब इनकी थोड़ी क्रोनोलॉजी भी देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का समय काल था 1296 से 1316 और मोहम्मद बिन तुगलक का 1325 से 1351 तक, और फिरोज शाह तुगलक का समय काल था 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक, और बलबन 1265 से लेकर 1290 ईस्वी तक इसका समय काल था। ये इल्तुतमिश का दास था, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न था। यूजीसी की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं सबसे पहले इन्हीं को पढ़ते हैं, तो ये गलत हो जाए फिर तो मुश्किल है। यह कथन किसने लिखा है कि पूरा इतिहास विचारों का इतिहास है? ये है ऑप्शन 2 RG कॉलिंगवुड का। याज्ञवल्क्य के स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार पाक जो थे ये किसके राजा थे? कौन से राजवंश के राजा थे? शैलेंद्र राजवंश के, सेन राजवंश के, शिलाहार राजवंश के, काकतीय राजवंश के? जो याज्ञवल्क्य की स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपारक थे ये थे शिलाहार राजवंश के राजा। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 3। वल्लभी में आयोजित जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? नागार्जुन ने, कुंद ने, सिकंदर ने या फिर बाहुबली ने? पहली तो बात ये जान लीजिए कि वल्लभी में जब जैन सभा होती है उस समय शासक कौन था वहाँ का, क्या आपको पता है? चलिए मैं बता ही देता हूँ। उस समय वहाँ का शासक था ध्रुवसेन प्रथम, मैत्रेय वंशी शासक था ये, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो जैन सभाएं थी, 2 जैन सभा होती हैं। पहली जैन सभा होती है पाटलिपुत्रा में, उसको लीड करते हैं स्थूलभद्र, ये होती है 300 BC में, और दूसरी ये होती है वल्लभी और मथुरा में, एक साथ होती है दोनों जगह पर, ये होती है 512 AD में, 512 AD में, ठीक है। याद रखिएगा जो वल्लभी वाली थी उसको लीड किया था नागार्जुन ने। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही होना चाहिए। औपनिवेशिक नगरों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, यहाँ पर जो जिसी ने खुद से ही सही को अंडरलाइन कर रखा है, तो वो भी चाहते हैं कि आप यहाँ से गलती ना कर लें। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं सीधा। ऑप्शन ए कहता है कि दिल्ली, आगरा और लाहौर ने अपना बहुत सारा वैभव खो दिया था। तो ब्रिटिश काल में औपनिवेशिक नगरों में से जो दिल्ली और आगरा और लाहौर थे, इन्होंने अपना बहुत सारा वैभव खो दिया था। ये सही बात है, ये कथन सही है। आगे बात करते हैं ऑप्शन बी, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना ब्रिटिश काल में महत्वपूर्ण हो गए थे। अगर इन्होंने अपना वैभव खो दिया था तो ये महत्वपूर्ण कैसे हो गए थे? ये भी ब्रिटिश काल में बिल्कुल पीछे की तरफ ही गए थे। ऑप्शन बी भी यहाँ पर गलत है। ऑप्शन सी देखते हैं कि मुंबई का विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन मुगल वास्तुशैली के आधार पर बनाया गया था। नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। C.A. बेली के अनुसार 1720 के दशक के बाद मध्य गंगा क्षेत्र में छोटे कस्बों का काफ़ी विस्तार हुआ था। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ए और डी। ए और डी यहाँ पर है ऑप्शन 3, ठीक है। बलबन के राजत्व सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिर से हमने सही कथन देखना है। राजत्व पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, राजा ईश्वर की प्रतिछाया है। ये तो सही है। आगे देखते हैं, बाहरी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को राजत्व के लिए अनिवार्य नहीं समझा जाता था। यहाँ पर यदि लिखा होता ना अनिवार्य समझा जाता था तो ये सही होता, लेकिन ये भी गलत है। बलबन ने उच्च कुल और निम्न कुल में पैदाइश के फ़र्क को बार बार रेखांकित किया था। ये सही स्टेटमेंट है। और डी स्टेटमेंट देखते हैं कि बलबन का विचार था कि ईरानी रिवाजों तथा जीवन शैली के अनुकरण की आवश्यकता नहीं थी। नहीं, यहाँ पर यदि लिखा होता है ना आवश्यकता थी तो ये भी सही होता। ये स्टेटमेंट भी गलत है। केवल 2 ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, ए और सी। ए और सी यहाँ पर है ऑप्शन 4 में।
ठीक, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। हमारी सामान्य नीति शक्ति की राजनीति में लिप्त नहीं होने और एक गुट के खिलाफ शक्ति के किसी अन्य गुट के साथ नहीं जुड़ने की है, और यही तो हमारी नीति है हमारे देश की। आज के दो बड़े गुट हैं, उसमें आते हैं रूसी ब्लॉक और एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक। ये उस समय के दो इम्पॉर्टेंट ब्लॉक थे। हमें दोनों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखने चाहिए और किसी भी कीमत पर किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहिए। ये शब्द कहाँ से लिए गए थे? ठीक है जी, हमारी कौन सी नीति है? गुट निरपेक्षता की बगदाद समझौता, 1955 का अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन, या फिर पंचशील सिद्धांत। जो ये स्टेटमेंट है ये है गुट निरपेक्षता से संबंधित। जो नॉन अलाइन मूवमेंट थी, नाम से जाना जाता है इसको, नॉन अलाइन मूवमेंट। ये इसकी स्थापना होती है 1961 में। कौन होते हैं उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, 2012 तक इसमें टोटल 120 देश शामिल हो चुके हैं गुट निरपेक्षता की इस नॉन अलाइन मूवमेंट में। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गुट निरपेक्षता के साथ संबंधित है। ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में पुस्तक हैं और सूची 2 में उनका विषय वस्तु क्या था, ये हमने देखना है। निज़ामी ए अंजुम, इस बुक का जो विषय वस्तु था वो था हिंद फलित ज्योतिष। ठीक है, आप मेरे साथ मिलाते ही जाइए। ऑप्शन बी है तुहफ़तुल हिंद, इसका विषय वस्तु था हिंद छंद शास्त्र और अलंकार। और दबिस्तान ए माजिब, इसका विषय वस्तु था भारत के विभिन्न धर्म और संप्रदाय। और रिसाला सिकदारिया, इसका विषय वस्तु था तत्कालिक माप तौल से संबंधित। ठीक है, चलिए इसको हम कोड में जाकर देखते हैं क्या होना चाहिए इसका उत्तर। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। ये है ऑप्शन 3 में। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न था, काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा गया था। निज़ामुल मुल्क से मराठों के संबंध कैसे थे, ये हमने देखना है इस प्रश्न में। ऑप्शंस देखते हैं। 1710 से लेकर के 1715 के बीच में दक्कन के वायसराय के रूप में निज़ामुल मुल्क ने दक्कन के लिए चौथ और सरदेशमुखी के मराठा दावे का प्रतिरोध किया था। ये जो पहली स्टेटमेंट है ना, यही निज़ामुल मुल्क से जो मराठाओं के संबंध के बारे में है, ये गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑप्शन बी क्या कहता है कि सईदों के खिलाफ अपने सफल विद्रोह के बाद निज़ामुल मुल्क ने दक्कन का चौथ और सरदेशमुखी मराठाओं को देने का शाही फरमान का सम्मान किया था। ये स्टेटमेंट सही है। और जनवरी 1721 में बाजीराव से उसने पहली मुलाकात की थी। ये स्टेटमेंट भी सही है। और मराठाओं और निज़ामुल मुल्क के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा कर्नाटक ही था। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट सही होगी। देखते हैं ऑप्शंस में उपयुक्त कौन सा आंसर होना चाहिए, ए, बी और सी। देखिए ए तो गलत है। अगर हमें पता चल गया कि ए गलत है, ऑप्शन ए में तो ए है ही नहीं है, सीधा कोड में जाइए। दूसरी स्टेटमेंट आपको नहीं भी पता है तब भी काम हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, जो सुल्तान थे उन्होंने जो फरमान जारी कर रखे थे उनसे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। मध्यकालीन भारत में जितने भी सुल्तान रहे हैं उनके द्वारा जो जारी किए गए फरमान है ना, उनको आप अलग से लिख लीजिए, एक नोटबुक पर लिख लीजिए, 2-4 बार पढ़िए। एक क्वेश्चन हर बार आता है। यहाँ पे भी देखिए एक क्वेश्चन आ गया है। सुल्तान ने मालिकों, अमीरों, दरबार में अधिकारियों तथा जिम्मेदार और रुतबे वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के घर ना जाने और दावत खानों में सामूहिक पार्टी ना करने का आदेश दिया था। सुल्तान को सूचित किए बिना और उसकी अनुमति लिए बिना उनके बीच अंतर्विवाह की इजाज़त भी नहीं थी। हमने यहाँ पर देखना है कि ये स्टेटमेंट कौन से सुल्तान ने जारी की थी। बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। देखिए ये जो स्टेटमेंट थी ये थी ऑप्शन 2 अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है, चलिए फिर। कलहन के अनुसार कश्मीर के प्रशासन और संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली निम्नलिखित रानियों को कालक्रम अनुसार लगाना है हमने। रानी दिद्दा, रानी रड्डा, रानी सुगंधा, रानी सूर्यमती। इतिहासकारों के अनुसार इन रानियों के जो समय काल है उसमें काफ़ी ज़्यादा मतभेद है। रानी दिद्दा का समय काल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रानी दिद्दा की हमें बहुत सारी इतिहास में जानकारी मिलती है। रानी दिद्दा का समय काल था 958 ईस्वी से 1003 AD तक। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रानी रही है कश्मीर की और शमेंद्र गुप्त की ये पत्नी थी। और रानी रड्डा जो थी इसका समय काल अकॉर्डिंग टू द बहुत सारी बुक्स के हिसाब से 1050 के आसपास रही हैं। और रानी सुगंधा का समय काल था 883 ईस्वी से 914 AD तक। ठीक है,
और सूर्यमती रानी का समय काल लगभग 1030 के आसपास ये एग्जिस्ट करती थी। तो क्रोनोलॉजी में यदि हम इसका आंसर देखेंगे, पहले सी आएगा, फिर ए, फिर डी और बी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शरीर धातु अवशेष के वितरण में किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया था तो उनके जो शरीर धातु के जो अवशेष बचे थे, जो राख थी, उसके उन्होंने 8 हिस्से किए थे और इन 8 हिस्सों को अलग अलग जगह पर बांटने के लिए किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी, यह बताना है हमने इस प्रश्न में। अजातशत्रु ने, द्रोण ने, महाकश्यप ने या फिर उपाली ने ये काम किया था? द्रोण ने। याद रखिएगा ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 1623 और 24 में निम्न में से किस यात्री ने कैम्बे में परिंदों का अस्पताल देखा, जहाँ कुछ लंगड़े, बीमार, बिना जोड़े वाले परिंदे और कुछ छोटे छोटे चूहे देखे? उसने लिखा कि संभ्रांत सफ़ेद दाढ़ी वाला एक बेहद बूढ़ा इंसान उन्हें पेटी में रुई के बीज रख रहा था। उनकी नाक पर ऐनक चढ़ा हुआ था। वह चिड़िया के पंखों की सहायता से उन छोटे चूहों को दूध पिलाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वे अभी इतने छोटे थे कि वे कुछ खा नहीं सकते थे। और जैसा कि उसने कहा, उसका इरादा यह था कि बड़ा होने पर वह उन्हें मुक्त कर देगा। फिर वे वहाँ से चले गए। बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। ये किसने लिखी थी, कौन से राइटर ने लिखी थी? रॉयल फिंच ने, जॉन मेंडेहाल ने, प्रीतो देला वेले ने या फिर सेबेस्टियन मैनरिक ने? ये लेखन शैली के मालिक थे ऑप्शन 3 प्रीतो देला वेले। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। 31 अगस्त 1920 को स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 31 अगस्त 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस यूनियन की स्थापना होती है, उसके पहले अध्यक्ष होते हैं लाला लाजपत राय। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है। मुगल वित्त प्रणाली के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमने यहाँ पर सही कथन देखना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट कहती है कि मुगल भारत में एक विकसित वित्तीय और साख प्रणाली मौजूद थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, और हुंडियों का प्रयोग बहुत ही प्रचलित मात्रा में होता था। ये स्टेटमेंट भी सही है। बीमा की कोई प्रणाली नहीं थी, इसलिए परिवहन के दौरान सामान की क्षति का जोखिम बहुत ज़्यादा बना रहता था। ये स्टेटमेंट गलत है। और स्टेटमेंट डी क्या कहती है कि सामान ढुलाई अपने आप में महंगी थी, जो स्वायत्त सरदारों और बागियों की मांगों के संदर्भ में उसे और जोखिम वाला बना देती थी। ये स्टेटमेंट भी सही है। 3 स्टेटमेंट मुगल वित्त प्रणाली के संदर्भ में यहाँ पर सही हैं, ए, बी और डी। ए, बी और डी यहाँ पर ऑप्शन 1 में। निम्नलिखित में से राजतरंगिणी में वर्णित वह कौन सा राजा है जिसने स्वयं एक चर्मकार के घर जाकर त्रिभुवन स्वामी का मंदिर बनवाने के लिए उनकी कुटिया की ज़मीन मांगी थी? यह काम किया था ऑप्शन 2 चंद्रपीड़ ने। ठीक है, अवंती वर्मन का समय काल था 855 एडी के आसपास और अवंती शहर की स्थापना भी इन्हीं के नाम पर की गई है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा क्रोनोलॉजी भी हम देख लेंगे। और 684 ईस्वी के आसपास एग्जिस्ट करते थे चंद्रपीड़ा। और मुक्तापीड़ा ललितादित्य का समय काल था 697 एडी। और तारापीड़ जो चंद्रपीड़ के छोटे भाई थे, इनका समय काल था 693 एडी। ठीक है, इसकी यदि क्रोनोलॉजी पूछ ली जाए तो आप इसको भी याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 2 चंद्रपीड़। चोखा मेला के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? ऑप्शन 1 है चोखा मेला एक वरकरी संत थे। बिल्कुल सही है। वरकरी का मतलब होता है यात्री, कभी एक जगह पर कभी दूसरी जगह पर, कहीं भी एक जगह पर वो बैठ कर के भक्ति नहीं करते थे, हमेशा चलते ही रहते थे, उनको कहते हैं वरकरी संत। ठीक है, जो चोखा मेला थे ये एक वरकरी संत थे। कहा जाता है कि 1270 और 1350 के बीच में समय काल था नामदेव जी का। जो चोखा मेला थे ये नामदेव जी के ही शिष्य थे और उनकी कविताओं में विट्ठल के प्रति भक्ति व्यक्त की गई थी। ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि भगवान विट्ठल जो थे भगवान विष्णु को ही कहा जाता है, उनकी वह भक्ति करते थे। जो नामदेव जी थे वो भी विट्ठल की ही भक्ति करते थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सी स्टेटमेंट कहती है कि विट्ठल महान उपासक होने के कारण उनकी मृत्यु के बाद उनकी समाधि का निर्माण पंढरपुर स्थित विट्ठल मंदिर के अंदर किया गया था। नहीं, ये अंदर नहीं किया गया था। ये स्टेटमेंट गलत है। 2 स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, केवल ए और बी। ए और बी यहाँ पर ऑप्शन 2 में। निम्नलिखित ऐतिहासिक कानूनी मामलों को पूर्व के बाद के कार्यक्रम में रखें। फूलमणि केस, विजयलक्ष्मी केस, महाराजा अभियोग केस, रुक्मा भाई केस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
इसको भी आपको याद रखना होगा। आने वाले समय में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, यूजीसी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। पिछले क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। फूलमनी केस 1889 में काफ़ी इंपॉर्टेंट फूलमनी देसाई रेप केस था। विजयलक्ष्मी केस 1873 ईस्वी में तमिलनाडु में चला था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। महाराजा अभियोग केस जो बॉम्बे हाई कोर्ट में काफ़ी लंबे समय तक चला 1862 ईस्वी में। और रुक्मा भाई केस जो बहुत ही छोटी उम्र में रुक्मा भाई की मैरिज कर दी जाती है और इसीलिए ये 1884 में ये केस कोर्ट में चलता है। कहते हैं कि ये पहली भारतीय प्रैक्टिशनर थी जो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। तो इसकी यदि हम क्रोनोलॉजी देखेंगे, सबसे पहले आएगा सी, फिर बी, फिर डी और ए। सी, बी, डी, ए यहाँ पर ऑप्शन 2 में। निम्नलिखित में से किस महिला समाज सुधारक ने सुल्ताना का सपना 1905 और अवरोध वासनी 1929 नामक लघु कहानियाँ लिखी, जिसमें मुसलमानों में प्रचलित पर्दा प्रथा की आलोचना की गई थी? कैथरीन मेयो, श्रीमती अब्बास तैयब जी, बेगम शाह आरा शहनवाज, बेगम रुकया सखावत हुसैन। देखिए, 2 इम्पॉर्टेंट लघु कहानियाँ लिखी गई थी 1905 और 1929 में। ये लिखी थी बेगम रुकया सखावत हुसैन ने। ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। बेगम रुकया सखावत हुसैन प्रेजेंट डे में इनकी जो जगह है, इनका जो घर है वो बांग्लादेश में चला गया है, ठीक है। महिलाओं की आज़ादी के लिए साउथ एशिया का इन्हें पायनियर भी कहा जाता है। नोट रखिएगा, महिलाओं की आज़ादी के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। साउथ एशिया का पायनियर इन्हीं को कहा जाता है, बेगम रुकया सखावत हुसैन को। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 4। 1232 के ग्वालियर अभियान की स्मृति में एक स्मारकीय सिक्का जारी किया गया था। इस पर इल्तुतमिश के अतिरिक्त और किसका नाम उत्कीर्ण किया गया था? तुर्कान खातून का, नसीरुद्दीन महमूद का, रुकनुद्दीन फ़ैरोज़ का या फिर रजिया सुल्तान का? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो रजिया सुल्तान थी ये इल्तुतमिश की बेटी थी। इनका समय काल था 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक और इल्तुतमिश के साथ इन्हीं का नाम सिक्के के ऊपर उत्कीर्ण किया गया था जब ग्वालियर अभियान के बाद ये सिक्का जारी किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 4। आसान प्रश्न था। प्राचीन व्याकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग महिला शिक्षकों को इंगित करता है? ये करता है ऑप्शन 4 आचार्य और उपाध्याय, ठीक है। निम्न में से 17वीं सदी के किन सांस्कृतिक विद्वानों का संबंध मुगल बादशाह शाहजहां के साथ था? शांति चंद्र, जगन्नाथ पंडितराज, कविंद्र आचार्य सरस्वती या पद्मा सुंदरा? जो शाहजहां के साथ जिनका संबंध था, एक तो था जगन्नाथ पंडितराज का, दूसरे थे कविंद्र आचार्य सरस्वती। केवल 2 ही ऐसे सांस्कृतिक विद्वान थे जिनका संबंध शाहजहां के साथ था, वे हैं बी और सी। बी और सी यहाँ पर ऑप्शन 3 में। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारत युद्ध की काल गणना का उल्लेख मिलता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट भी था। ये मिलता है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। ऐहोल यूनेस्को की एक हेरिटेज साइट है और कर्नाटक के ज़िले में पड़ती है। ये पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य सम्राट थे उनसे संबंधित है। उनका समय काल था 634 AD में, ठीक है। और इनके इस अभिलेख में एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलती है, वो है पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हर्षवर्धन की हार का यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। और ये युद्ध लगभग चला था 630 से लेकर के 634 के आसपास। ये इतिहासकार बताते हैं, उसमें जो तथ्य दे रखे हैं उनसे ये पता चलता है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 1। दक्कन के बलूतेदारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही कथन देखना है। बलूतेदार ग्राम सेवक और शिल्पकार थे, बिल्कुल सही है। वतनदार और बलूतेदार के पास गांव के काम करने और परिश्रम प्राप्त करने का स्थायी अधिकार होता था, ये कथन भी सही है। और ऊपर बलूतेदार के पास गांव में स्थायी अधिकार नहीं थे और वह प्रवासी थे, ये स्टेटमेंट भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है। सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 कहता है कि जब कोई योद्धा राजा के लिए युद्ध करते हुए उत्कृष्ट पराक्रम दर्शाते हुए वीरगति को प्राप्त होता था, तब उसके आश्रितों को जीविका के लिए भूमि प्रदान की जाती थी, जिसे मृत्यु कवृत्ति कहा जाता था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और एक चंदेल शिलालेख है, ऐसे ही मृत्यु कवृत्ति के अनुदान का विवरण वहाँ मिलता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1।
शेरशाह सूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमने देखना है शेरशाह से कौन सा कथन संबंध रखता है। ऑप्शन ए है, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए शेरशाह ने अपने पूर्ववर्ती काल के मिश्र धातु के प्रचलित सिक्कों की जगह चांदी और तांबे के समान वजन के नए सिक्के ढलवाए थे। बिल्कुल सही है। उसने माप तोल के मानकीकरण के भी कुछ प्रयास किए थे। ये भी सही कथन है। उसके साम्राज्य में माल पर सिर्फ 2 बार टैक्स देना होता था, एक प्रवेश के स्थान पर और दूसरा बिक्री के समय। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। उसने अनेक सराएं बनवाई थी जो सिर्फ यात्रियों के आराम के लिए थी। पहली ही नज़र में यदि हम इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ भाई शेरशाह ने तो बहुत सारी सराएं बनवाई थी, तो ये स्टेटमेंट भी सही होनी चाहिए। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब भी ऐसी स्टेटमेंट आ जाए जिसमें लिखा हो सिर्फ, ओनली, तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट मानकर इसको गलत समझ लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि कभी किसी ने कोई सराय बनवाई हो, वो केवल यात्री लोग ही इस्तेमाल करते हो, दूसरे आम लोग भी उसको यूज़ करते थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उसने जो सराय बनवाई थी वो केवल यात्रियों के आराम के लिए नहीं थी। ठीक है, तो डी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, ए, बी और सी। यहाँ पर देखिए, यदि हमें किसी भी स्टेटमेंट के बारे में पता नहीं है, केवल डी के बारे में ही पता है, डी 1 में भी है, ये भी कट जाएगा, बी में भी है और 3 में भी है, ये भी कट जाएगा। केवल 4 आंसर इसका सही होगा। एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ कीजिए। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमने देखना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। 3 स्टेटमेंट सही होंगी, एक गलत होगी, वो हमने देखनी है। औपनिवेशिक स्रोतों ने 1857 के विद्रोह को सेना की बगावत के रूप में दिखाया, ये स्टेटमेंट तो सही है। और सैयद अहमद खान ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सत्ता के प्रति मुसलमानों की निष्ठा को दिखाया, ये स्टेटमेंट भी सही है। मैंने बहुत पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि सर सैयद अहमद खान जो कोलकाता के जज थे, उन्होंने जो 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सत्ता का जो मुसलमानों के प्रति जो व्यवहार था उसको दिखाया था। अंग्रेज फ्री ट्रेडर्स ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का समर्थन किया और कंपनी के खिलाफ बगावत करने वाली देसी रियासतों के राजाओं की आलोचना की। ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। आलोचना कहाँ की थी उन्होंने। और आर.सी. मजूमदार 1857 के विद्रोह की आज़ादी को पहली लड़ाई मानने से इनकार करते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। इनमें से कौन से ग्रंथ तलाक की अनुमति देते हैं? नारद स्मृति, मानव धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, याज्ञवल्क्य स्मृति। केवल एक ही है यहाँ पर जो अर्थशास्त्र है, ये तलाक की अनुमति देता है। इसमें कौटिल्य की जो रचना है अर्थशास्त्र, ये एक राजनीतिक शास्त्र है। ठीक है, राजनीति से संबंधित जितने भी इसमें रूल्स हैं वो दे रखे हैं। राजा को किस प्रकार शासन करना चाहिए, कौटिल्य ने बहुत ही विस्तार से इसमें बताया है। तो यही एक शास्त्र है जो तलाक की अनुमति के बारे में हमें जानकारी देता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, केवल सी। निम्नलिखित संधियों को कालक्रम के अनुसार रखें, यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग में मिस्टेक है। ऑप्शन ए है श्रीरंगपट्टनम की संधि, लाहौर की संधि, वसई की संधि, इलाहाबाद और कड़ा की संधि। देखिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में, थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध की समाप्ति के पश्चात। टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में ये संधि होती है और अंग्रेज़ होते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1846 ईस्वी में लाहौर की संधि होती है अंग्रेज़ों और सिखों के बीच में। उस समय के जो लॉर्ड होते हैं लॉर्ड हार्डिंग्स होते हैं। ठीक है, और वसई की संधि का समय था 1802। ठीक है, और इलाहाबाद की संधि होती है 1765 ईस्वी में। और बक्सर की युद्ध की समाप्ति के बाद होती है 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह शाह आलम II के साथ, और ब्रिटिशर इनके साथ संधि करती हैं बक्सर युद्ध की समाप्ति के बाद, इलाहाबाद और कड़ा की संधि। तो क्रोनोलॉजी में देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। पहले आएगा डी, फिर आएगा ए, फिर सी, फिर बी। DACB यहाँ पर ऑप्शन 3 में। मुग़ल बादशाह अमीरों द्वारा जारी किए गए विभिन्न प्रकार के फरमानों को कालक्रम में लगाना है हमने। अकबर का रामदास जी को जारी फरमान, राजस्व प्रशासन पर राजा टोडरमल की विज्ञापति मोहम्मद हाशिम को जारी फरमान, रक्सदास करोड़ी को जारी फरमान। ठीक है, चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपका होमवर्क ही समझ के देता हूँ। आप इसकी सर्च कीजिए, इनके समयकाल में मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। 79वां क्वेश्चन है, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स देखना चाहता हूँ।
इसकी आंसर्स में इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3। ठीक है, आपने इसके ईयर्स लिख के बताने हैं कब कब इन फरमान को जारी किया गया था। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए, नीचे करिए कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर। जिसके ईयर्स बिल्कुल करेक्ट होंगे उसको मैं पिन कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर कृष्ण थे पूर्व मध्यकालीन उड़ीसा के एक वैष्णव आचार्य, 8वीं शताब्दी में आसाम के एक राजा, षड दर्शन में से एक के दार्शनिक और मध्यकाल के एक विधि प्रदाता। भगवान कृष्ण जो थे वो थे षड दर्शन में से एक के दार्शनिक। उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, और कथन देखते हैं। ऑप्शन ए है, ब्रितानी प्रशासकों ने रेल मार्ग के तेज निर्माण और भारत के विदेश व्यापार को भारत की समृद्धि के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया था। ये स्टेटमेंट सही है। और राष्ट्रवादियों के लिए घरेलू उद्योग, विदेशी व्यापार और रेलवे पर नकारात्मक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकास को दर्शाता है। ये भी सही है। और सी स्टेटमेंट कहती है कि राष्ट्रवादियों ने इस तथ्य पर जोर दिया था कि वह ब्रिटिश साम्राज्य की आवश्यकताएं पूरी कर रहा था, लेकिन परिणाम स्वरूप वह भारतीय लोगों में समृद्धि भी ले आया। यह स्टेटमेंट गलत है। डी ऑप्शन है, 1905 तक धन निर्गमन ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यक्रम का एक हिस्सा नहीं बना। देखिए, ड्रेन वेल्थ थ्योरी जो थी ये दादा भाई नौरोजी ने दी थी और ये 1905 से बहुत पहले ही दे दी थी। ठीक है, देखिए ये सीधा सीधा पता चल जाता है हमें कि डी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत है। डी गलत है। डी इस दो में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हैं, केवल ए और बी सही होगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार यदि आप थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ करें तो आपके आंसर बिल्कुल सही होते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट ए कहती है कि तमिल क्षेत्र में दक्षिण हस्त राइट हैंड और वाम हस्त लेफ्ट हैंड समूह को क्रमशः इडगई और वलंगई के नाम से जाना जाता था। ये स्टेटमेंट गलत है। और बी स्टेटमेंट कहती है कि दक्षिण हस्त और वाम हस्त दोनों समूहों को गैर कृषि की जातियां जैसे कि शिल्पकार और ऊंची जातियां शामिल थी। ये सही है। सी स्टेटमेंट कहती है कि दक्षिण हस्त और वाम हस्त दोनों समूहों ने अस्पृश्यों मुख्य रूप से पांड्यों को अपने समूह से बाहर रखा था। ये स्टेटमेंट भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में यक्षिणी है और सूची 2 में तीर्थंकरों से उनकी क्या संबंधता थी? ऑप्शन ए है सिद्धायिका। सिद्धायिका जो थे ये महावीर स्वामी जी के साथ संबंधित थे। और चक्रेश्वरी जो थे आदिनाथ के साथ संबंधित थे। और अंबिका नेमिनाथ के साथ। ठीक है, और पद्मावती जो थे ये पार्श्वनाथ के साथ संबंधित थे। तो कूट में देखते हैं, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ये है पहले ही ऑप्शन में है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय राज्य के 7 अंगों में सम्मिलित हैं? स्वामी, अमात्य, जनपद, युवराज। आसान प्रश्न था। तो भारतीय राज्य के 7 अंगों में जो शामिल हैं वो है स्वामी, अमात्य और जनपद। युवराज जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 3। पिछले जितने भी यूजीसी के क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं, लगभग मैं 2008 से लेकर के 2022 तक के सारे क्वेश्चन पेपर के एनालाइज कर चुका हूं। मैंने किसी भी क्वेश्चन पेपर में मुंशी प्रेमचंद जी से क्वेश्चन नहीं देखा। ठीक है, अलग सेक्शन को उन्होंने चूज़ किया है, तो हमें इसको भी पढ़ना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद और उनकी कृतियों के बारे में नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह स्टेटमेंट ये कहती है कि दलितों को स्वतंत्र और पहचान योग्य पात्रों के रूप में चित्रित करने वाले शुरुआती लेखकों में से प्रेमचंद एक थे, जो पात्र की गरीबी भी दर्शाते थे और उनकी विशिष्ट समस्याएं भी दर्शाते थे। तो स्टेटमेंट ए बिल्कुल सही है। उनकी लेखन शैली इसी प्रकार की थी। बी स्टेटमेंट कहती है कि प्रेमचंद अपने समय में राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों के प्रति बिल्कुल संवेदनहीन थे। अगर स्टेटमेंट ए सही है तो बी कैसे सही हो सकती है? ठीक है, गलत है। और प्रेमचंद सामाजिक बुराइयों और देश की गुलामी की स्थितियों दोनों के लिए चिंतित थे। हाँ, ये सही है। सी स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल मिलती जुलती है। ठीक है,
और डी स्टेटमेंट कहती है कि उनकी अंतिम और अत्यंत प्रसिद्ध कहानियों में से एक कफन पहले 1935 में हिंदी में आई थी और बाद में उर्दू में वह प्रकाशित हुई थी। ये स्टेटमेंट भी गलत है। केवल 2 स्टेटमेंट सही है, ए और सी। ए और सी यहाँ पर है ऑप्शन 1 में, ठीक है। किसी समय और स्थान पर तब तक सड़कें, गोदी, बंदरगाह, नहरें, सिंचाई की व्यवस्था, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और छापाखाने नहीं होंगे जब तक सरकार उनका निर्माण नहीं करेगी। जॉन स्टुअर्ट मिल की पॉलिटिकल इकोनॉमी से लिया गया यह उदाहरण कंपनी सरकार द्वारा अपनाई गई किस नीति की ओर इंगित करता है? ये करता है हस्तक्षेपवाद की नीति की तरफ। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन से राजवंश अपनी उत्पत्ति असुर नरक से जोड़ते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उड़ीसा के भांस, बंगाल के पाल, उड़ीसा के शोलेद्रिव और डी ऑप्शन है असम के वर्मन्स। जो अपनी उत्पत्ति असुर नरक के साथ जोड़ते हैं वो जोड़ते हैं ऑप्शन डी असम के वर्मन्स। तो केवल डी ऑप्शन सही है। ऑप्शन होगा यहाँ पर 4 सही इसका आंसर। सिख गुरुओं से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पंजाब के सिख गुरुओं से जो 10th गुरु हैं उनकी आप हिस्ट्री को पूरा पढ़िए, 1, 2 बार 4 बार पढ़िए, उनसे कम 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर इतना सा पढ़ने से हमारे 2 क्वेश्चन परफेक्टली सही होते हैं तो फिर हमें ये स्किप नहीं करना चाहिए सेक्शन। मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ, आप भी इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिए और इसी सेक्शन को थोड़ा ज़्यादा पढ़िएगा। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में गुरु हैं और सूची 2 में उनकी उपजाति हैं, हमने इनको मिलाना है। गुरु नानक देव जी जो थे वो बेदी जाति के साथ संबंधित थे, ठीक है। और गुरु अमरदास जी जो थे ये भल्ला जाति के साथ संबंध रखते थे। गुरु रामदास जी सोंधी जाति के साथ थे और गुरु अंगद देव जी त्रिहन जाति जो उनकी उपजाति थी। तो ऑप्शंस में देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन राइट बनेगा यहाँ पर ऑप्शन 4। प्राचीन भारत ने हमें ग्रंथों का एक विशाल भंडार प्रदान किया है जो 2000 वर्षों से भी अधिक समय से बौद्धिक सहायक गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद संहिता कम से कम 3000 वर्ष पुरानी है अथवा यह उससे भी काफ़ी प्राचीन हो सकती है। भारत की प्राचीन सभ्यता पर प्रकाश डालने वाले साहित्य की धारा निरंतरता के साथ शताब्दियों तक प्रवाहवान बनी रही, जिसने राजनीतिक इतिहास के अलावा मानवीय क्रियाकलाप के सभी क्षेत्रों को समाविष्ट किया। ऐसी स्थिति दुनिया की अन्य संस्कृतियों में दिखाई नहीं देती। साहित्य के इस विशाल भंडार में धर्म, दर्शन, नीतिशास्त्र, कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ सृष्टि शास्त्र, ब्राह्मण विद्या, भूगोल, खगोल शास्त्र, आनुवांशिक विज्ञान, राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत, आर्थिक संक्षेप में लौकिक जीवन के समस्त क्षेत्र समाहित हैं। इसमें विशुद्ध धार्मिक ग्रंथों के अलावा शुद्ध साहित्यिक परंपरा के ग्रंथ जैसे कि महाकाव्य, गीति काव्य, नाटक, गद्य, चरित्र ग्रंथ और लोक कथाएं सम्मिलित हैं। यह साहित्य अपने स्वरूप को दृष्टि से जितना भारी भरकम लगता है उतना ही अपनी विषय वस्तु की दृष्टि से समृद्ध भी है। यद्यपि भारत के राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में आर्थिक सहायता नहीं है, किंतु ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न चरणों के विकास के अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। प्राचीन मिस्र, पश्चिम एशिया, चीन और यहाँ तक कि ग्रीक एवं रोम की सभ्यता अध्ययन हेतु ऐसे संस्थान उपलब्ध नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा है कि पैराग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय नाटकों की लोकप्रिय विषय वस्तु रामायण, महाभारत, दरबारी प्रेम और लोक कथाओं पर आधारित है। भास के द्वारा लिखित माने गए निम्नलिखित नाटकों में से किसका कथानक रामायण से लिया गया है? लेकिन पैराग्राफ में देखना इससे कुछ भी नहीं मिलता आपको, ठीक है। लेकिन सिर्फ हमें इतना पता चलता है कि ये प्राचीन भारतीय नाटक हैं जिसमें रामायण महाभारत से कुछ भास ने उससे लिखित लिया गया था, कुछ नाटकों का कथानक लिया था, ठीक है, रामायण से लिया था। वो था ऑप्शन 1 अभिषेक, ठीक है। निम्नलिखित में से ऐतिहासिक ग्रंथ बिलहन द्वारा रचित है। बिलहन की कौन कौन सी रचना है? बिलहन के ऊपर क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, इनको थोड़ा सा पढ़िएगा। विक्रमादेव चरित्र, भूमनाम भावोदय और कवि रहस्य कर्ण सुंदरी। बिलहन की रचना है वो है 1 विक्रमादेव चरित्र, ठीक है, ऑप्शन 1 और कर्ण सुंदरी।
ए और डी यहाँ पर है ऑप्शन 4 में। वैदिक कर्मकांड और अनुष्ठानों पर ब्राह्मण ग्रंथ प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ और वैदिक संहिता युगम सही सुमेलित नहीं है? जब भी नहीं आ जाए उसको तो अंडरलाइन कर लेना। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ जो था ये ऋग्वेद संहिता के साथ संबंधित है, और तांडव ब्राह्मण ग्रंथ ये सामवेद का है ब्राह्मण ग्रंथ, और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ जो था मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था, ठीक है। कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ जो था ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, और ये यजुर्वेद संहिता के साथ संबंधित नहीं है, और गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद संहिता के साथ संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। भारत के महान दार्शनिक वेदांत देशिक में एक संदेश काव्य गीति काव्य का एक प्रकार है लिखा था जिसका नाम है, उसका नाम है हंस संदेश, ठीक है। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है। ऋग्वेद का 7वां मंडल किस वंश परिवार से संबंधित है? जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है वह ऋषि वशिष्ठ के साथ संबंधित। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है। इस पैराग्राफ को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ये पैराग्राफ थोड़ा सा अच्छा था, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से लिया गया पैराग्राफ है। चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ एक दल नहीं बल्कि एक आंदोलन था। इसमें व्यापक रूप से अलग अलग राजनीतिक तथा वैचारिक दृष्टि रखने वाले व्यक्ति और सिम में शामिल थे। मुख्य धारा का एक संगठन था लेकिन एकमात्र धारा नहीं था। स्पष्ट है कि गैर कांग्रेसी आंदोलनों को कभी समानांतर धाराओं के रूप में नहीं देखा गया, जैसे कि कुछ लोगों ने कहा है। हालांकि वे कांग्रेस के बाहर के थे, उनमें से ज़्यादातर उसमें सचमुच अलग नहीं थे और किसी भी चरण में वे कांग्रेस का विकल्प नहीं बने। सिर्फ एक जिसके बारे में कहा जा सकता है कि उसने राजनीति की वैकल्पिक धारा बनाई थी, वह थी सांप्रदायिक और जातिवादी आंदोलनों की धारा, जो ना राष्ट्रीय थी और ना ही साम्राज्यवाद विरोधी थी। 1919 से 1942 के बीच में अनगिनत जन आंदोलनों के अलावा अनेक सत्याग्रह अभियान चलाए गए। ये आंदोलन अनेक रूपों और चरणों में नए किस्म की राजनीति लोगों के सामने ले आया। इसने अनेक धर्म, जाति और स्थान आधारित आधुनिकता, पूर्व चेतना या पारंपरिक शासक के प्रति निष्ठा को नहीं चकोरा। हालांकि कुछ मामलों में गांव में कुछ आंदोलनों में अनुशासन लाने के लिए जातिगत ढांचे का इस्तेमाल किया गया, जबकि आंदोलन के लक्ष्य और उसकी मांगों का जाति से कोई लेना देना नहीं था। भारतीय संस्कृति के उपनिवेशीकरण से बचाव के लिए 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन खड़े हुए वे राष्ट्रीय आंदोलन से समाहित हो गए थे। जन आंदोलन के रूप में भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एक तरफ जहां ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए विविध प्रतिभाओं, ऊर्जाओं और व्यापक रूप से लोगों की क्षमताओं का इस्तेमाल कर पाया, वहीं रचनात्मक कार्यक्रमों पर भी बल दिया गया। तो पैराग्राफ को हमने ध्यान से पढ़ा है। चलिए इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। निम्न में से कौन आंदोलन की वैकल्पिक धारा नहीं थे पर उसके समानांतर जरूर थे? गदर आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इंडियन नेशनल आर्मी, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह। जो वैकल्पिक धारा नहीं थे और समानांतर थे वो थे गदर आंदोलन, इंडियन नेशनल आर्मी का और रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह। एसीडी यहाँ पर ऑप्शन 2 में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार के लोग नहीं जुड़े थे? पैराग्राफ को हमने ध्यान से पढ़ा है। साम्राज्यवादी लोग जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं जुड़े थे। निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह आंदोलन इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था? रॉयल सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, महाद मीठा सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के आंदोलनों का हिस्सा था वो थे रॉयल सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। जो महाद मीठा जलाशय सत्याग्रह था ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा चलाया गया था। ये कांग्रेस के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। अकबर के निम्नलिखित विजय अभियानों को कालक्रम में हमने लगाना है। सिंध विजय, खानदेश, बंगाल और काबुल की विजय। देखिए सिंध का आक्रमण किया था अकबर ने 1591 ईस्वी में, और उस समय जो सिंध पर शासक थे वो थे जानी बेग और मुग़ल सेनापति थे अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है, याद रखिएगा। और खानदेश पर भी आक्रमण किया था 1591 ईस्वी में ही, और उस समय खानदेश पर जो शासक था उसका नाम था अली खान। अली खान ने अपनी मर्जी के साथ ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी।
चलिए बंगाल के आक्रमण के बारे में देखते हैं कि 1574 और 76 के बीच में चला था ये। 76 से 76 तक 2 साल तक इसके ऊपर हमला होता रहा। दाऊद खां उसने काफ़ी रेसिस्ट किया था अकबर को, और अब्दुल रहीम खाने खाना उस समय लीड कर रहे थे अकबर की तरफ से। और काबुल की विजय की थी उन्होंने 1581 ईस्वी में। हकीम मिर्ज़ा उस समय काबुल पर शासक थे। मान सिंह और अकबर ने मिलकर इसके ऊपर आक्रमण किया था। तो इसकी यदि हम क्रोनोलॉजी देखेंगे, पहले आएगा सी, फिर डी, फिर ए और बी। तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन 1। नीचे दिए गए कथन एक अभिकथन के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ये कहता है कि जब ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस में चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट बिल 1929 के समर्थन में अपना अभियान शुरू किया तो सिस्टर सुबा लक्ष्मी ने जोशी समिति के सामने अल्प आयु में विवाह के नुकसान के साक्ष्य प्रस्तुत किए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब 1929 में चाइल्ड मैरिज एक्ट पास किया गया था तो उस समय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया कि लड़कियों की उम्र 14 साल और लड़कों की उम्र 18 साल होनी चाहिए, जो बहुत कम थी। लेकिन उसके बाद 1949 में दोबारा से उसमें अमेंडमेंट की गई और लड़कियों की उम्र 15 साल बढ़ा के कर दी गई, और ये 15 साल भी सफिशेंट नहीं थी, ठीक है। उसके पश्चात क्या होता है कि 1978 में फिर से उसमें अमेंडमेंट की जाती है और लड़कियों की उम्र 18 साल और लड़कों की उम्र 21 साल उसमें कर दी जाती है। इसके लिए सुबा लक्ष्मी ने जोशी समिति के सामने अल्प आयु में विवाह के नुकसानों के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और कारण क्या है कि सामाजिक कार्यकर्ता मिट्ठू बहन पेट्टी ने गरीबों के बीच सेवा कार्य करने के लिए सेवा मंदिर का गठन किया था। वह बाद में महत्वपूर्ण ट्रेड यूनियन नेता बन गई थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। केवल स्टेटमेंट ए सही है, आर गलत है। तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से पल्लवों के समकालीन कौन कौन थे? गंग, कदंब, चालुक्य या फिर सातवाहन। जो पल्लवों के समकालीन थे वो थे गंग, कदंब और चालुक्य। सातवाहन जो थे ये उनके समकालीन नहीं थे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करें। सूची 1 में दरबारी कवि है, विद्वान, और उनको संरक्षण किसने दिया था, उनके आश्रयदाता कौन थे, हमने यहाँ पर मिलाना है। चलिए मिलाते जाइए। अमर सिंह जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में थे, ठीक है। चलो ए को 5 के साथ मिलाते हैं। और रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के साथ संबंधित हैं, और वाकपति यशोवर्मन के साथ, और जिनसेन जो थे ये अमोघ वर्ष के साथ, और राजशेखर महिपाल के दरबार में थे। तो सीधा सा आंसर है ए का 5, बी का 4, सी का 3, डी का 2 और ई का 1। ये है ऑप्शन बी में, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन पेपर जो 29 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। आने वाले क्वेश्चन पेपर की भी प्लानिंग आपने कर ली होगी कि कैसे आपने अटैम्प्ट करना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो क्वेश्चन नंबर लिख करके नीचे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट को हम रिस्पेक्ट करते हैं, उसका रिप्लाई भी ज़रूर दिया जाएगा तथ्यों के साथ, ठीक है। तो आपने वीडियो को पूरा देखा, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका मिल जाएगा, ठीक है। PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा और पिंड कमेंट में भी मैं पिंड कर दूंगा। तो उसके लिए आपने चिंता नहीं करनी है, दिल लगा के मेहनत करनी है, पढ़ना है। इस बार एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर से ट्राई करेंगे। चलो फिर मिलते हैं अगली सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर में। इसी वीडियो के बिल्कुल तुरंत बाद वो वाला क्वेश्चन पेपर भी शुरू हो जाएगा, तो आप उसको भी देखना मत भूलिएगा। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।